अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैंने तो कोशिश की थी कि इस बार रीटा का हेलीकॉप्टर उड़ा दूं, लेकिन वो पहले ही वापस जा चुका था। मैंने कहा, लेकिन वहां से तो पता ही चला था कि हेलीकॉप्टर में रीटा जोलन सवार नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने टोरियो से फौरन निकलने को तरजीह दी है, वरना रीटा जोलन वहां रॉयल क्लब में किसी भी लम्हे पहुंच सकती थी। क्योंकि हेरल्ड और व्हाइट कोबरा में दुश्मनी चल रही है, इसलिए ला मोहल्ला इसके आदमी वहां बतौर मुखबर मौजूद होंगे। मैंने जवाब देते हुए कहा, लेकिन साहब, अगर रीटा जुलियन को हमारी इस वैन के बारे में इल्म हो गया तो वह हमें किसी सूरत टोरंटो नहीं पहुंचने देगी। इस बार कैप्टन शकील ने कहा, जहां तक मैं रीटा जुलियन की फितरत को समझता हूँ, वो रास्ते में अपने हेलीकॉप्टर से हम पर हमला नहीं करेगी, बल्कि वो ट्रांसमीटर पर अपनी फोर्स को कॉल करके हमारे मुकाबले पर ले आएगी। इसे खतरा हो सकता है कि हम जवाब में इसका हेलीकॉप्टर भी फिजा में ही तबाह न कर दें। और रीटा को सबसे ज़्यादा अजीज अपनी ज़िंदगी है, इसलिए बेफिक्र रहो, टोरंटो तक हमें कोई खतरा नहीं है। और हमने बराह रास्त टोरंटो नहीं जाना, बल्कि हमारा ठिकाना टोरंटो से पहले आने वाला कस्बा फेरीविंग है। ड्राइवर एरिक से मेरी तफसील से बात हो चुकी है। ये 300 मकानों का छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे का बासर आदमी एक ओल्ड पादरी है, जिसे अब भी ओल्ड फादर कहा जाता है। वो बेहद लालची आदमी है। इसे अगर रकम दी जाए तो वह हर तरह से ताउन पर तैयार हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन वो क्या ताउन करेगा? सफदर ने पूछा। इस कस्बे के लोग मेहनत मजदूरी करने टोरंटो रोजाना आते जाते हैं, और इन सब के पास मिलिट्री के जारी करदा खसूसी कार्ड मौजूद हैं। इनके रूप में हम बआसानी टोरंटो में दाखिल हो सकते हैं। मैंने कहा, लेकिन साहब, ये भी तो हो सकता है कि रीटा को भी ये बात समझ में आ जाए और वो इस कस्बे पर अपनी फोर्स लेकर छापा मार दे। सफदर ने कहा, वो ऐसे मामलात में बेहद होशियार है, इसलिए लाजमन वो ऐसा ही करेगी। और हो सकता है कि इसके आदमी हमारे पहुंचने से पहले टोरंटो से इस कस्बे में पहुंच चुके हों। लेकिन हमने बराह रास्त इस कस्बे में नहीं जाना, बल्कि इस कस्बे से पहले एक कदीम और मुनहदम शुदा खंडर आता है। हम वहाँ रुक जाएंगे। एरिक वहाँ पैदल जाकर इस ओल्ड फादर को ले आएगा। एरिक ने बताया है कि बज़ाहिर ये कस्बा मेहनत मजदूरी करने वालों का कस्बा है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ ऐसे खुफिया गोदाम मौजूद हैं जहाँ स्मगलरों का माल खुफिया तौर पर रखा जाता है। और इन सब गोदामों का इंचार्ज ओल्ड फादर है, और यही इसका मखसूस ग्रुप है। ये ग्रुप दौलत की खातिर सब कुछ करने पर तैयार रहते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद एरिक ने जीप को मोड़ा और जीप सड़क के छोड़कर तेजी से सामने कुछ फासले पर मौजूद मुनहदम खंडर की तरफ बढ़ती चली गई। मुझ समेत सब लोग अब चौकन्ना होकर बैठ गए। जीप खंडर के करीब जाकर रुक गई तो मैं और मेरे साथी बाहर आ गए। एरिक ने जीप आगे बढ़ाई और फिर से घुमाकर एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ से वो सड़क से नजर नहीं आ सकती थी। ये आदमी पैदल क्यों जाएगा? जीप पर चला जाए, जूलिया ने पहली बार बोलते हुए कहा। मैंने इसे खुद मना किया है। जीप का वहां जाना छुप ना सकेगा, और हो सकता है कि रीटा अपनी फोर्स समेत वहां पहले से मौजूद हो। मैंने जवाब दिया तो जूलिया ने सर हिला दिया। मैं ओल्ड फादर को ले आता हूँ जनाब, एरिक ने वैन से बाहर आते हुए कहा। हाँ, ये लो गड्डियाँ, एक तुम्हारी और दूसरी गड्डी इस ओल्ड फादर को दे देना। मैंने जेब से 2 गड्डियाँ निकाल कर एरिक को देते हुए कहा। बहुत शुक्रिया, आप बेफिक्र रहें जनाब, सब काम ओके हो जाएगा, एरिक ने कहा। सुनो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले वहां सरकारी लोग पहुंच चुके हों। इस सूरत में तुमने इन सब के सामने नहीं जाना। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम नहीं चाहते कि जल्दी की वजह से हम उल्टा फंस जाए। मैंने कहा, मैं समझता हूँ जनाब, मैं ऐसे कई खेलों में शरीक रह चुका हूँ, आप बेफिक्र रहें, एरिक ने कहा। तो मैंने इसे आगे जाने की इजाज़त दे दी। एरिक सड़क की तरफ बढ़कर हमारी नज़रों से ओझल हो गया। ओह, हेलीकॉप्टर की आवाज़, छुप जाओ, मैंने कहा, और इसके साथ ही मैं तेज़ी से इस तरफ को बढ़ गया जहाँ एरिक ने जीप छुपाई हुई थी। वहाँ टूटी फूटी सी छत मौजूद थी। हेलीकॉप्टर की आवाज़ अब हमें खंडर के ऊपर सुनाई दे रही थी, और फिर हेलीकॉप्टर ने खंडर के ऊपर 2 चक्कर लगाए और उसके बाद इसकी आवाज़ आगे जाकर मौदूम हो गई। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, बाल बाल बचे। ये यकीनन डार्क स्काई का हेलीकॉप्टर था। मैंने कहा, कहीं इसने एरिक को न चेक कर लिया हो? सफदर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं, एरिक तेज आदमी है, वो यकीन ओट में हो गया होगा। मैंने कहा तो सफदर खामोश हो गया। ये तुम्हारे पास इतनी भारी रकम कहाँ से आ गई? अचानक जूलिया ने कहा। यह सफदर का कारनामा है, इसने रॉयल क्लब में वक्त ज़ाया नहीं किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया भी बेख्तियार हंस पड़ी। अच्छा, तो इसलिए सफदर गायब रहा था? जूलिया ने कहा। मिस जूलिया, हमें रकम की बेहद ज़रूरत थी और रॉयल क्लब का एक हिस्सा सिर्फ मशीनी जुए के लिए मखसूस है, इसलिए मुझे वहाँ जाकर खेलना पड़ा, सफदर ने कहा। और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर 2 घंटे गुजर जाने के बाद एरिक की वापसी ना हुई तो हम सब ने वहाँ साफ करके बैठने के लिए जगह बना ली। हम बैठे एरिक की वापसी का इंतजार कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि हम में से किसी को बाहर जाना चाहिए, वरना अचानक यहाँ रेड भी हो सकता है, अचानक सफदर ने कहा। एरिक पकड़ा गया तो रेड हो सकती है, वरना नहीं।
बहरहाल बात तो ठीक है, हमें हर लिहाज से मोहतात रहना चाहिए। तुम यहाँ रहो, मैं बाहर जाता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। ओ नहीं साहब, आप बैठें, ये काम मैं और तनवीर बेहतर अंदाज में कर लेंगे। आओ तनवीर, शब्द ने कहा तो तनवीर सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर वो दोनों बाहर चले गए। तकरीबन 15 मिनट बाद शब्द तेजी से वापस आया तो हम सब देखते आज चौंक पड़े। एरिक एक आदमी के साथ आ रहा है, शब्द ने कहा तो मैं उठ खड़ा हुआ। मेरे उठते ही जूलिया, कैप्टन शकील भी खड़े हो गए। तनवीर अभी तक बाहर ही था। थोड़ी देर बाद एरिक अंदर दाखिल हुआ तो इसके साथ एक आदमी था जो बज़ाहिर तो बूढ़ा लगता था, लेकिन जिस्मानी लिहाज से वो खासा ताकतवर मालूम होता था। ये फेरीविंग कस्बे का ओल्ड फादर है जनाब, एरिक ने मुझसे मुखातिब होकर और मुझसे ओल्ड फादर का तारुफ करवाते हुए कहा। ओल्ड फादर ने बड़े मोहतबाना अंदाज में मुझे सलाम किया। पहले वहाँ के बारे में बताओ, बहुत देर लगा दी तुमने, मैंने सलाम का जवाब देते हुए कहा। जनाब मुझे वहाँ 1.5 घंटा तो छुपना पड़ा। वहाँ जीपों पर लोग आए हुए थे और वो पूरा कस्बे की तलाशी ले रहे थे। एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ आ गया और फिर जब वो वापस चले गए तो मैं जाकर ओल्ड फादर से मिला, एरिक ने कहा। कौन लोग थे वो ओल्ड फादर, तफसील बताओ, मैंने ओल्ड फादर से मुखातिब होकर कहा। जनाब वो टोरंटो से आए थे, इनका ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से था। इनका कहना था कि एक वैन में पाकिस्तानी दुश्मनों को एक ग्रुप यहाँ पहुँचा है। इस ग्रुप में 2 औरतें और 4 मर्द हैं। हमने इन्हें छुपा रखा है, लेकिन जनाब मुझे तो कुछ भी मालूम न था। इन्होंने पूरे कस्बे के एक एक घर की तलाशी ली। इन्होंने सारे कस्बे के मर्दों के कार्ड भी चेक किए। फिर इनकी बड़ी लेडी ऑफिसर हेलीकॉप्टर पर आ गई। इसका नाम रीटा जोलेन था। वो वसीली औरत थी जनाब। इसने मुझे और पूरे कस्बे को ऐसी खौफनाक धमकियां दी कि हम सब बेहद डर गए, लेकिन कस्बे में कोई होता तो हम भी बताते। अच्छी तरह तलाशी लेकर आखिरकार वो वापस चले गए। इसके बाद एरिक मेरे पास पहुंचा और इसने आपके बारे में बताया तो जनाब मैंने पहले तो साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपने मुल्क के दुश्मन को पनाह नहीं दे सकता। लेकिन एरिक ने बताया कि आपका ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से है जो इस सरकारी एजेंसी की मुखालफत में काम कर रही है, और इसने मुझे नोटों की गंडी दी तो मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। वैसे इस बड़े साहब ने मुझे और कस्बे के लोगों को जिस तरह बेइज्जत किया है, इससे हम सब इसके खिलाफ हो चुके हैं। आप बताएं आप क्या चाहते हैं। वैसे ये बता दूं कि हो सकता है कि ये लोग रात को दोबारा चेकिंग शुरू कर दें। और फादर मुसलसल बोलते जा रहा था। हम टोरंटो में इस तरह पहुंचना चाहते हैं कि वहाँ हमें चेक न किया जा सके और हमें वहाँ पनाह भी मिल जाए, क्योंकि दुश्मन वहाँ काम कर रहे हैं। जबकि ये लेडी साहिबा भी हमारे पीछे लगी हुई है ताकि हम दुश्मनों को पकड़ ना सकें और क्रेडिट वो ले जाएं। ये सुन लो कि अगर तुमने धोखा दिया या देने की कोशिश की तो फिर मालूमात हमारे अब्बास से बाहर हो जाएगी। तुम्हें और तुम्हारे कस्बे को इसका इबरतनाक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ताउन करो तो इस जैसी 20 गड्डियाँ तुम्हें मजीद मिल सकती हैं। मैंने कहा तो ओल्ड फादर बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। जनाब क्या आप दुरुस्त कह रहे हैं? ओल्ड फादर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि हम जिस तरह रकम देने में फ्याजी हैं, इसी तरह धोखा देने वाले के लिए हम बहुत बड़े जल्लाद भी हो सकते हैं। मैंने कहा जनाब आप बेफिक्र रहें, आप इतनी दौलत दे रहे हैं कि इतनी शायद हम 1 साल भी में ना कमा सके। मुझे धोखा देने की क्या ज़रूरत पड़ी है? फादर ने कहा। फिर बताओ क्या करोगे और किस तरह से करोगे, तफसील बताओ मुझे। मैंने कहा जनाब इन दिनों टोरंटो में मुकम्मल तौर पर फ़ौज का कंट्रोल है और फौजी कार्ड के बगैर वहाँ कोई आदमी दाखिल नहीं हो सकता और ना ही रह सकता है। आप ये बताएं कि आपने वहाँ कितने दिन रहना है? और फादर ने कहा 2 से 3 दिन। मैंने कहा ठीक है, हम आपको फौजी कार्ड मुहैया कर देते हैं और हमारे आदमी 1 हफ्ते तक कस्बे में रहेंगे। इन कार्ड की वजह से वहाँ आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। जहाँ तक रिहाइश का ताल्लुक है, टोरंटो में खुफिया अड्डा मौजूद है जहाँ फ़ौज के हाथ भी नहीं पहुँच सकते। ये सुपर मास्टर का अड्डा है। वहाँ आपको रिहाइश, खाना, असला, शराब, बल्कि जो कुछ आप चाहें आपको मिल सकता है, लेकिन इसे आपको अलग रकम देना पड़ेगी। ओल्ड फादर ने कहा क्या इन कार्डों पर तस्वीर भी होती है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, कार्डों पर सिर्फ नाम, पता और शनाख्ती निशान होता है। ओल्ड फादर ने कहा क्या औरतें भी वहाँ जाती हैं? मैंने पूछा। जी हाँ जनाब, हमारे कस्बे की कई औरतें भी वहाँ काम करती हैं। फादर ने कहा लेकिन इस सुपर मास्टर तक हम कैसे पहुँचेंगे? मैंने संजीदगी से कहा मेरा एक आदमी आपके साथ जाएगा और मेरा पैगाम सुपर मास्टर तक पहुँचा देगा। आप बेफिक्र रहें, वो हमारा ख़ास आदमी है। और फादर ने कहा ठीक है, तुमने हमें देख लिया है, अब हमारी उम्रों के मुताबिक कार्ड फराहम करो और अपने आदमी को भेज दो ताकि हम इसके साथ आगे बढ़ सकें। हम यहाँ से जीप पर जाएंगे और फिर टोरंटो से पहले जीप छोड़ देंगे। जीप एरिक वापस ले जाएगा। मैंने कहा ठीक है जनाब, वो रकम? और फादर ने कहा। मेरे इशारे पर शब्द ने 10 गड्डियाँ निकाल कर ओल्ड फादर के हवाले कर दी। गड्डियाँ देखकर ओल्ड फादर का चेहरा गुलनार हो गया। इसकी आंखों में तेज चमक उभर आई। ये आधी रकम है और आधी इस वक्त जब तुम कार्ड्स लेकर आ जाओगे। मैंने कहा और ओल्ड फादर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इसने गड्डियाँ फौरन जेब में डाली। वो एरिक को लेकर तेजी से वहाँ से निकलता चला गया।
मैं और मेरे साथी इस वक्त तक एरिक और फादर को देखते रहे जब तक कि वो हमारी नज़रों से ओझल ना हो गए। रीटा का चेहरा बदस्तूर गुस्से से बिगड़ा हुआ था। वो टोरंटो की इमारत में मौजूद थी। इमारत टोरंटो में मौजूद फौज के इंचार्ज का हेडक्वार्टर था, जिसका नाम मेजर फ्रांसो था। रीटा जोलिन इस वक्त मेजर फ्रांसो के ऑफिस में थी। इसके सामने कुर्सी पर टोरंटो का फौजी इंचार्ज मेजर फ्रांसो बैठा हुआ था। मेरी बात का यकीन करें मेजर, ये लोग टोरंटो में दाखिल हो चुके हैं, ये बात तय समझें। रीटा ने गुस्से लहजे में कहा। मैडम, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप यकीन करें कि टोरंटो में उड़ने वाली चिड़िया भी हमारी नज़रों से नहीं बच सकती। आप एक पूरे ग्रुप की बात कर रही हैं। मेजर फ्रांसो ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। आप यहाँ आने जाने वालों के ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स चेक कर सकते हैं, और कार्ड्स ये लोग कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन एजेंट्स हैं, इंतहाई खतरनाक एजेंट, जूलिया रीटर ने कहा। मैडम, यहाँ जो लोग आते हैं और जाते हैं, इनके बारे में मेरे आदमी काफ़ी हद तक जानते हैं, इसलिए अगर इनके पास कार्ड्स भी हुए तब भी वो पकड़े जाएंगे, मेजर फ्रांसो ने कहा। यहाँ कोई ऐसा अड्डा है जहाँ वो रह सके? कोई भी खुफिया अड्डा? रीटा ने चंद हमें खामोश रहने के बाद कहा। नहीं मैडम, यहाँ ऐसा कोई अड्डा नहीं है। वो यहाँ किसी भी मकान में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ हर मकान के बारे में हमें मालूम है कि यहाँ कितने अफराद रहते हैं, मेजर फ्रांसो ने कहा। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। मेजर फ्रांसो ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मेजर फ्रांसो बोल रहा हूँ। कैप्टन डेविस बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्या कोई ख़ास बात है? मेजर ने फ़ौरन पूछा। जनाब, एक अहम इतला मिली है कि यहाँ किसी सुपरमास्टर का एक खुफिया अड्डा भी मौजूद है। मैंने सोचा कि आपको इतला करके वहाँ रेड किया जाए। क्या मतलब? क्या कह रहे हो? खुफिया अड्डा और यहाँ? ये कैसे मुमकिन है? मेजर फ्रांसो ने कहा तो रीटा जोलिन भी बेख्तियार चौंक पड़ी। इसने जल्दी से खुद ही हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। जनाब, अभी इतला मिली है कि टोरंटो के शुमाल में जहाँ मज़दूरों की आबादी है, वहाँ एक बहुत बड़ा सा अहाता है जहाँ मज़दूर रात को मिलकर रहते हैं। वहाँ से किसी खुफिया अड्डे को रास्ता जाता है जो ज़ेरे ज़मीन है, और वहाँ न सिर्फ हर किस्म की अय्याशी का सामान मुहैया किया जाता है, बल्कि वहाँ ऐसे लोगों को पनाह भी दी जाती है जो मुजरिम हो। ये इतला जिसने दी है वो इस सुपरमास्टर का साथी था, लेकिन फिर किसी वजह से इनके दरमियान झगड़ा हो गया और इस आदमी ने हमें मुखबरी कर दी, कैप्टन डेविस ने कहा। इस पर तो भी इसी वक्त रेड होना चाहिए। तुम रेड पार्टी तैयार करो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा अभी और इसी वक्त, मेजर फ्रांसो ने कहा। इसके बाद मेजर फ्रांसो ने रिसीवर रख दिया। ओह, मैं भी आपके साथ जाऊंगी और मेरे आदमी भी, रीटा ने कहा। ठीक है मैडम, ज़रूर चलें, मेजर ने कहा तो रीटा ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगी। यस, ओलिवर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ओलिवर की आवाज़ सुनाई दी। रीटा बोल रही हूँ, टोरंटो में खुफिया अड्डे का पता चला है। हो सकता है कि पाकिस्तानी एजेंट वहाँ छुपे हुए हों, इसलिए फ़ौज के साथ साथ हमने भी वहाँ रेड करना है। तुम साथियों समेत जीप लेकर यहाँ मिलिट्री हेडक्वार्टर आ जाओ अभी और इसी वक्त, रीटा ने कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया और रीटा ने रिसीवर रख दिया। आधे घंटे बाद कैप्टन डेविस और ओलिवर दोनों इकट्ठे ही अंदर दाखिल हुए। रीटा जोलिन और मेजर फ्रांसो दोनों उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद ही इनकी जीपें तेज़ी से दौड़ती हुई इस आबादी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी जहाँ के बारे में इन्होंने निशानदेही की थी। आबादी में फौज ने इस अहाते को पहले ही घेर रखा था और लोग इस अहाते के बाहर सहमे हुए अंदाज में खड़े थे। कहाँ है वो सुपरमास्टर? मेजर फ्रांसो ने जीप से उतरते हुए कहा। अंदर होगा जनाब, हमने अभी तक कोई मुदाखलत नहीं की, सिर्फ मुहासरा कर रखा है, कैप्टन डेविस ने कहा। तुमने हिमाकत की है कैप्टन। वो पाकिस्तानी एजेंट अगर अंदर हुए तो वो निकल गए होंगे, रीटा ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैडम, वो मुहासरे से कैसे निकल सकते हैं? वो अंदर थे तो अंदर ही होंगे, कैप्टन डेविस ने कदरे बुरा समूह बनाते हुए कहा। कि रीटा जोलिन और मेजर फ्रांसो अपने आदमियों समेत अंदर दाखिल हुए। सुपरमास्टर एक बूढ़ा आदमी था। इसने 2 थप्पड़ों में सब कुछ उगल दिया। कि रीटा जोलिन और उसके आदमी भी इस तहखाने में पहुंच गए। वहां शराब और असले का स्टॉक मौजूद था, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था। वो 6 अफराद कहाँ हैं जो यहाँ पहुंचे थे तुम्हारे पास? बोलो, जल्दी बोलो, वरना, रीटा ने अचानक सुपरमास्टर को गिरबान से पकड़कर चीखते हुए कहा। 6 अफराद? कौन से अफराद मैडम? आप किन अफराद की बात कर रही हैं? सुपरमास्टर ने बुरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा। 2 औरतें और 4 मर्द जो यहाँ तुम्हारे अड्डे में थे, कहाँ हैं वो बोलो, रीटा ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। यहाँ किसी औरत का क्या काम? आप पूरा अड्डा अच्छी तरह चेक कर लें, यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ तो सिर्फ फौज के लिए शराब का स्टॉक रखा जाता है मैडम, और कुछ नहीं। ओलिवर, इस अड्डे की एक एक ईंट चेक करो। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि अगर वो लोग आए हुए होंगे तो लाजमी यहीं कहीं छुपे हुए होंगे, और अगर यहाँ से बाहर निकलने का कोई खुफिया रास्ता है तो फिर कैप्टन डेविस की हिमाकत की वजह से वो निकल गए होंगे। लेकिन अगर कंफर्म हो जाए तो मैं पूरे कस्बे को चेक करूँगी। चलो जल्दी करो, रीटा ने तेज़ और निहायत गुस्सीले लहजे में मुसलसल बोलते हुए कहा।
यस मैडम, ओलिवर ने कहा और फिर वो अपने आदमियों को साथ लेकर आगे बढ़ गया, जबकि रीटा जोलिन और मेजर फ्रांसो बाहर अहाते में आ गए। थोड़ी देर बाद ओलिवर वापस आ गया, इसके साथी भी इसके साथ थे। मैडम, यहाँ कोई खुफिया रास्ता नहीं है और ना ही अंदर कोई आदमी मौजूद है, ओलिवर ने कहा। ठीक है, हो सकता है वो बाद में यहाँ पहुँचे, इसलिए कैप्टन डेविस तुमने यहाँ अपने खास आदमी छोड़ने हैं और जैसे ही इनके बारे में इतला मिले तुमने मुझे इतला देनी है। ये मेरी ज़ाती फ्रिक्वेंसी है। यस मैडम, कैप्टन डेविस ने कहा। चलो ओलिवर, अब हम अपनी रिहाई गाह पर जाएंगे, यहाँ का बाकी काम फौज कर लेंगे। रीटा ने मेजर फ्रांसो से इजाज़त ली और वो जीप में सवार हो गए। इसके साथियों ने भी इसकी पैरवी की और फिर जीप में एक रिहायशी कोठी की तरफ बढ़ती चली गई। रीटा का चेहरा बिगड़ा हुआ था, इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे और मेरे साथियों को कहाँ और कैसे ट्रेस करे। यह बात तो बहरहाल तय थी कि मैं और मेरे साथी जिंदा थे। किसी न किसी अंदाज में यहाँ ज़रूर पहुँचना था, क्योंकि यहाँ आए बगैर हम किसी सूरत भी डीएस हेडक्वार्टर में दाखिल नहीं हो सकते थे और जाहिर है हम यहाँ जीप के जरिए ही पहुँच सकते थे। हेलीकॉप्टर पर तो नहीं आ सकते थे, लेकिन यहाँ आकर इसने फौज की चेकिंग का जो निज़ाम देखा था, इससे बहरहाल ये बात तो तय थी कि हम लोग यहाँ किसी सूरत भी दाखिल नहीं हो सकते थे। अगर किसी तरह दाखिल भी हो जाएं तो लाजमी चेक हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इसकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो आराम करने के लिए बेडरूम में जाने के बजाय मुल्हका कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गई। कोई देर बाद अचानक मेज पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो बेख्तियार उछल पड़ी। इस वक्त यहाँ फ़ोन, रीटा ने कहा और रिसीवर उठा लिया। यस, रीटा बोल रही हूँ, रीटा ने तेज लहजे में कहा। मेजर फ्रांसो बोल रहा हूँ, इस ग्रुप को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इस वक्त मेरे हेडक्वार्टर में है, आप आ जाएं। दूसरी तरफ से कहा गया तो रीटा जोलिन बुरी तरह से उछल पड़ी। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं आप? क्या वो जिंदा हैं? रीटा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, वो गिरफ्तार हो गए हैं और जाहिर है हम इन्हें हलाक तो नहीं कर सकते, इन्हें कानून के हवाले किया जाएगा, मेजर ने कहा। कहाँ ट्रेस हुए हैं और कैसे? रीटा ने होंठ चबाते हुए कहा। वो टोरंटो के मशरिक में एक इमारत की दीवार की ओट में छुपे हुए थे कि अचानक चंद अफराद वहाँ पहुँच गए और इन अफराद की वजह से इन्हें बाहर आना पड़ा, जिस पर फौज ने इन्हें घेर लिया। इनके पास कार्ड्स भी नहीं थे और वो 2 औरतें और 4 मर्द हैं, इसलिए इन्हें गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर लाया गया है। मैं आपको इतला दे रहा हूँ, मेजर फ्रांसो ने कहा। ओह, वो इंतहाई खतरनाक लोग हैं मेजर, आप इन्हें फौरी तौर पर बेहोश करा दें, वरना वो किसी भी लम्हे सिचुएशन बदल सकते हैं, रीटा ने कहा। आप बेफिक्र रहें, वो हिल भी नहीं सकते। मैंने इन्हें इस अंदाज में जकड़ रखा है कि वो सांस भी नहीं ले सकते। आप आ जाएं, मेजर ने कहा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। रीटा उठकर तेज तेज कदम उठाती बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो खुद ही जीप चलाती हुई फौजी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इसने जीप अहाते में जाकर रोकी और नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाती हुई मेजर फ्रांसो के ऑफिस की तरफ बढ़ती चली गई। ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर लाइट जल रही थी। रीटा अंदर दाखिल हुई ही थी कि यकलक इसके मुंह से चीख निकली। इसके सर पर अचानक खौफनाक और जोरदार धमाका हुआ था। इसके साथ ही इसके जहन में इस तरह तारीकी फैलती चली गई जैसे किसी ने अचानक पर्दा डाल दिया हो। फिर इसके हवास से इसका साथ छोड़ते चले गए, लेकिन आखिरी लम्हात में इसके जहन में बहरहाल ये बात उभरी थी कि इसके साथ धोखा किया गया है। फिर इसके जहन में तारीकी फैलती चली गई, शायद हमेशा के लिए।